वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 4 जून 2021 और 4 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी अगर यहाँ पर रेगुलर आप वीडियो को देखते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट किया तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक यहाँ पर करंट अफेयर्स का आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। वीडियो के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आपको बिहार करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाके एक साथ सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो पे आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में मानसून के प्रभाव को देखते हुए बिहार के कितने जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मानसून के प्रभाव को देखते हुए बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे जून माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियों को। चलिए तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। तो वर्ल्ड मिल्क डे 2021 का जो थीम है ये आपको याद रखना है। तो इस वर्ष का जो थीम है ये पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, ये 2021 का थीम है। और आगे है 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और आज है 4 जून और आज है आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं चीजों को अपडेट करता चलूंगा। और यहाँ पे जो थीम वाला सेक्शन है इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो पिछले माह भी मतलब मई माह का भी मैंने लगभग सभी का थीम बताया था, वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जो करंट अफेयर्स के सीरीज के तहत हम लोग यहाँ पे बिहार जीके के 5 प्रश्नों को रोजाना देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो होगा कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह छपरा में हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान। उसका अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा बिहार के किस जिले की प्रमुख भाषा है। तो मैथिली भाषा बिहार के दरभंगा जिले की प्रमुख भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगमकुआं और तख्त श्री हरि मंदिर बिहार के पटना जिले में है, जबकि रानी सती मंदिर किस जिले में स्थित है। तो रानी सती मंदिर पूर्णिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम किसने पहचान किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का पहचान किया गया था। उसके बाद अगला है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार का पूर्णिया जिला 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। अगर आप घर बैठे 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, वीडियो के साथ बने रहें। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न को। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो के अंत में जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का क्या स्थान है। तो इस इंडेक्स में जो बिहार का स्थान है ये सबसे अंतिम है, सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, आप श्योर रहिए यहाँ से आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो हाल ही में नीति आयोग की ओर से सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया और इसमें बिहार मात्र 52 स्कोर के साथ देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है, बिहार का जो मतलब अंक है मतलब कि इस इंडेक्स में ये सबसे नीचे है, यानी कि 52 अंक के साथ ये सबसे अंतिम स्थान पर है। और आगे है कि जबकि 75 अंक के साथ केरल पहले और 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। आपको ध्यान रखना है कि दूसरे स्थान पर 74 अंक के साथ 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है, जबकि पहले स्थान पर है 75 अंक के साथ केरल। तो यहाँ से आपके प्रश्न ये सारे तथ्यों से बनेंगे, आपको ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे है कि एसडीजी इंडेक्स का यह तीसरा संस्करण है जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने लॉन्च किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीसरा संस्करण है जो कि अभी हाल ही में वाइस चेयरमैन जो कि नीति आयोग के हैं राजीव कुमार, इनके द्वारा मतलब कि हाल ही में लॉन्च किया गया। यहाँ पे बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग से संबंधित कुछ चीजें हैं उन्हें मैं आपको बता दूं। नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो मतलब कि नीति आयोग का जो मतलब इसमें कह सकते हैं अध्यक्ष जो होता है ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। जिस प्रकार से योजना आयोग में योजना आयोग का मतलब अध्यक्ष जो होता था वो भारत का
प्रधानमंत्री होता था उसी प्रकार से नीति आयोग में भी इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? किस अस्पताल में? तो बिहार के पटना एम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पटना एम्स में कोवैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आगे है कि इसके तहत 3 बच्चों को पहले चरण में कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई है। ये तीनों बच्चे 12 से 18 साल की आयु के हैं और ये पटना के ही निवासी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पटना एम्स को कुल 80 बच्चों का मतलब कि ट्रायल का लक्ष्य दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में जो भी एग्जाम आयोजित होंगे यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले चरण में 3 बच्चों को मतलब यहाँ पे मतलब कि इसमें मतलब कि कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन बात आई है बिहार की। तो बिहार से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार के चौथे की अगर बात किया जाए तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर बिहार राज्य की अगर सीमा की बात किया जाए तो सीमाएं जो है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो बिहार राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है वो नेपाल के साथ होती है। ये आप याद रखेंगे। और बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं पटना है, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य का पक्षी गौरैया है। अभी 20 मार्च को अभी हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था जिसका थीम था आई लव स्पैरो। तो ये सारी चीज यहाँ से याद रखेंगे। आगे है कि राज्य के पशु बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल इसका है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राज्य का चिन्ह है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे, बिहार से संबंधित ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये घोषणा भी हाल ही में किया गया बिहार सरकार के द्वारा, जिसके तहत यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 अर्थात 33% सीटें आरक्षित की गई है। ये आप ध्यान रखेंगे, न्यूनतम 33% सीटें इसमें आरक्षित की गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर और ज्यादा प्रेरित करना है। ये बिहार सरकार इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ये मतलब आरक्षण दी है, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की लड़कियों को। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि वर्तमान में बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये भी बात यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बता दूं आपको कि हमारे द्वारा रिसेंटली कुछ ई बुक लॉन्च किया गया है, आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी का लिंक जो है पीडीएफ का लिंक वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे 399 में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत आयरिश खार्ग ओमान की खाड़ी में डूब गया है? तो आयरिश खार्ग ये ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत था जो कि अभी हाल ही में ओमान की खाड़ी में डूब गया है। आग लगने की वजह से ये घटना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में ईरानी नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत आयरिश खार्ग में आग लगने की वजह से ओमान की खाड़ी में डूब गया है। हालांकि आग लगने की क्या वजह है ये सामने नहीं आई, ये आप ध्यान रखिएगा। और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है मतलब कि ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत आयरिश खार्ग, इस जो आप जो यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं यही है आयरिश खार्ग। और इसके बाद यहाँ पे आगे है कि यह ईरानी बंदरगाह जस्क के पास डूबा है। इस बंदरगाह का नाम याद रखिएगा, ये ईरानी बंदरगाह जस्क के पास ये मतलब कि डूबा है। और इस युद्धपोत का नाम आयरिश खार्ग एक द्वीप के नाम पर रखा गया था। और फिर यहाँ पे आगे है कि इसे 1977 में लॉन्च किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, इसे 1977 में लॉन्च किया गया था। और इसके निर्माता यूनाइटेड किंगडम के स्वान हंटर थे, यूनाइटेड किंगडम के स्वान हंटर कंपनी थे, ये आपको ध्यान रखना। और आगे है यहाँ पर कि यह टन भार के आधार पर ईरान का सबसे बड़ा नौसैनिक पोत था, यानी कि सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला ये नौसैनिक पोत था ईरान का, जो कि अभी हाल ही में ओमान की खाड़ी में डूब गया है, जो कि आग लगने की वजह से यह घटना हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने सम्मानित किया है? तो ये सम्मान जो दिया गया ये डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं ये सम्मान मतलब क्यों दिया गया।
इसके पीछे का वजह क्या था? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 के मौके पर ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये क्यों किया गया है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मतलब कि ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अभी हाल ही में WHO महानिदेशक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आगे है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है और इसी अवसर पर इन्हें मतलब कि सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष का तंबाकू निषेध दिवस का जो थीम है यह कमिट टू क्विट रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, कमिट टू क्विट इस वर्ष का विश्व तंबाकू दिवस का थीम है। आप जो यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं यही है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, हाल ही में WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो WHO के द्वारा जो मतलब कि भारत में मतलब नाम रखा गया कोरोना वायरस के वेरिएंट का, ये रखा गया है कप्पा और डेल्टा, यानी कि बी और सी दोनों यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के दो वेरिएंट जो कि B.1.617.1 और B.1.617.2 का नामकरण किया, जिसमें कि B.1.617.1 को जो मतलब जो वेरिएंट है इसको कप्पा नाम दिया गया है और दूसरा जो है B.1.617.2 जो वेरिएंट है इसको डेल्टा नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जिसमें 1 है वो कप्पा है और जिसमें 2 है वो डेल्टा है। ये आपको यहाँ पे देखना, दोनों में बस यही फर्क है कि यहाँ पे जो लास्ट वाला जो डिजिट है इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो पहला वाला जो होगा वो होगा कप्पा और जो दूसरा वाला होगा वो होगा डेल्टा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे है कि WHO के मुताबिक ये दोनों वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये काफ़ी विवादास्पद भी रहा था। और आगे है कि WHO ने नामकरण में ग्रीक अक्षरों का उपयोग किया है और भारत के अलावा कोरोना वायरस का B.1.617 जो स्ट्रेन है अब तक 53 देशों में और मिला है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। आपको मैं एक बार पुनः बता दूं कि B.1.617.1 जो है इसे कप्पा, जो कि पहला में जो 1 होगा दूसरा में 2 होगा, तो पहला को कप्पा तथा दूसरा को डेल्टा नामकरण किया गया है WHO के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष पद पर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में जब नियुक्ति हुई विक्रमजीत सेन की हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को हाल ही में नवगठित स्वयं नियामक संस्था डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं यही है विक्रमजीत सेन। अभी हाल ही में इन्हें मतलब कि इसके मतलब अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति की गई है। और फिर यहाँ पे आगे है कि IBF ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स आदि को शामिल करने और अपना नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी कि IBDF करने की घोषणा की थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। इसका मतलब घोषणा किया गया इसका नाम बदलने का, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर अब जो किया गया है ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन करने की बात कही गई है। और अभी हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का अध्यक्ष के तौर पर विक्रमजीत सेन की नियुक्ति हुई है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को अनुमति प्रदान कर दी है? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच ये समझौता ज्ञापन पर अनुमति प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्जेंटीना। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को अनुमति प्रदान की है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये अभी अनुमति भारत और अर्जेंटीना के बीच ये मतलब समझौता किया गया है और इसी को लेकर अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मतलब इसको अनुमति दिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और आगे है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। आगे है कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लिथियम का उत्खनन करना और साथ ही विचारों का आदान प्रदान करना है तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना और खनिज अन्वेषण संबंधी गतिविधियों को मजबूती प्रदान करना है। ये इस उद्देश्य के साथ मतलब ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है वहाँ से आपको स्टेट लेवल PCS एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रश्न को मतलब इस तरह के जितने प्रश्न हैं इस सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए, सभी को आप नोट डाउन कीजिए। हालांकि अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पर आपको PDF मिलता होगा
होगा। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो कृपया नोट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है, जिस प्रकार से यहाँ पे हम करंट अफेयर्स आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपको लगे कि सच में ये सब करंट आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ये निसंदेह ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको 450 लाइक का टारगेट दिया था और इस वीडियो में भी मैं आपको 450 लाइक का टारगेट देता हूँ। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा, बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी में लगे हैं तो हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में मिलेगा, जो कि सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। और हमारा जल्द ही ऐप आ रहा है और ऐप के माध्यम से ये सारी की सारी पढ़ाई होगी और वहाँ पर आपको बेहतर चीज़ें मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा जो कि आपको इसी रजिस्ट्रेशन में हो जाएगा। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। इसका जो फी है ये 1 वर्ष के लिए 399 रुपया है, ठीक है। और इसी पेमेंट से आपका ऑनलाइन टेस्ट का भी आयोजन होगा, जो कि जल्द ही ऐप आ रहा है उसके माध्यम से होगा। तो ऑलरेडी लगभग 1000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप भी ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और इसमें शामिल हो जाइए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के किस एकमात्र जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा टीएम कालियानन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं आपको कि हाल ही में भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य टीएम कालियानन का तमिलनाडु में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है टीएम कालियानन। इनका भी हाल ही में तमिलनाडु में 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और आगे है कि इनका जन्म 10 जनवरी 1921 को हुआ था तथा वह 19 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया था। 19 वर्ष की आयु में ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और आगे है कि और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था तथा वह 28 साल की उम्र में भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे और वह उस समय संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। वह उस समय संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वे 1952 से 67 के बीच तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो ये सारे फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए इसको ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग बनाया है। तो अभी जो बनाया गया ये आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग विकसित किया है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है एमबी टैग। और यहाँ पर आगे लिखा गया है कि इसे यूएसबी डिवाइस के आकार का बनाया, यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये यूएसबी डिवाइस के आकार का बनाया गया है, ठीक है। ये हूबहू मतलब यूएसबी डिवाइस जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से ये बनाया गया है। और आगे है कि यह लगातार अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड करता है और यह बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरणों के विपरीत है, जो कि 90 दिनों के लिए किसी भी समय या क्षेत्र में सिंगल चार्ज पर -40 से लेकर के +80 डिग्री तापमान तक पता लगा सकता है। ये इसका खासियत है। एक सिंगल चार्ज में ये 90 दिनों तक ये काम कर सकता है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी लिखा गया है कि इस यूएसबी को किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करके रिकॉर्ड किए गए डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है, जिसे कि अभी हाल ही में आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहले स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर का नाम है एमबी टैग, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के तौर पर अल्पन बंदोपाध्याय को मतलब नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अल्पन बंदोपाध्याय पहले ये बंगाल के मुख्य सचिव थे, अब ये मतलब इनके मुख्य सलाहकार बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की सेवानिवृत्ति के बाद अब उन्हें आगामी 3 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है अल्पन बंदोपाध्याय। पहले ये बंगाल के मुख्य सचिव थे, अब ये बंगाल के मतलब कि मुख्य सलाहकार बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन रहा है कि यहाँ पर अब ये बंगाल के अगर मुख्य सचिव नहीं है तो अब वर्तमान में बंगाल के मुख्य सचिव कौन है। तो अब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पद पर हरि कृष्ण द्विवेदी को मतलब नियुक्त किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। हरि सिंह द्विवेदी अब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। तो भी हाल ही में ये जो अनुदान दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021-22 में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल को लगभग 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और यह पिछले साल के बजट से 4 गुना ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि राज्य ने 2020-21 में लगभग 43 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन में तेजी आएगी।
मतलब कि राज्य के जो जल जीवन मिशन परियोजना है उसको मतलब कि इसमें मतलब कि बजट से उसमें तेजी आएगी और मतलब लगभग मतलब जो आंकड़ा दिया गया है 43 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में नल का पानी पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो 13वां प्रश्न ये है कि हाल ही में किसने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का भी जो शुभारंभ किया गया ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भी हाल ही में इसका मतलब कि शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया है, यानी कि मतलब वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और यहाँ पर आगे है कि इसके प्रायोगिक चरण में कार्यक्रम के लिए चुने गए कुल 53 समूहों में से 12 बागवानी समूहों में कार्यक्रम लागू किया जाएगा। मतलब 53 समूहों का मतलब इसमें चयन किया गया बागवानी के लिए, जिनमें कि 12 बागवानी समूह को मतलब कि पहले चरण में से मतलब कि पहले प्रायोगिक चरण में से लागू किया गया, मतलब इसे किया जाएगा। और फिर आगे है कि इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए चिन्हित बागवानी समूहों को बढ़ाना और विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। इनमें कुल 52 नहीं बल्कि 53 समूहों का चयन किया गया बागवानी के लिए, जिनमें कि 12 मतलब कि बागवानी समूह का कार्यक्रम पहले लागू किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न को। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए पहली बार किस राजनीतिक पार्टी ने जिम्मेदारी ली है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा हो तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करेगा आप इच्छुक हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप PRI21 लिख के मैसेज करें और यहाँ पर डेमो PDF आपको मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आपको निर्धारित करना है कि आपको ये पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।